नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज अपना विषयांतर कर रहे हैं योग दर्शन पर सीधे बात न करके हम लोग मार्क्सिज्म के वर्तमान जो परिदृश्य है, जो मार्क्सिज्म को लेकर के एक हल्ला मचाया जाता है कि मार्क्सिज्म मर गया है, तो मार्क्सिज्म को किस रूप में समझें। कल जब मैं इतिहास विषय की क्लास ले रहा था तो वहां पर मैंने एलिफेंटा केव की चर्चा की थी, आप लोगों को याद होगा। एलिफेंटा केव मुंबई में समंदर के से में करीबन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, और क्षैतिज रूप से करिएगा, ऊर्ध्वाधर मत कर जाइएगा, 10 किलोमीटर करने के बाद वो एक टापू पड़ता है, वहां पर जो है एलिफेंटा केव है जो कि काफी फेमस है। उसके अंदर अगर जाते हैं तो भगवान शिव की एक मूर्ति है जो कि 3 मुख वाली है। उनमें से एक मुख बाएं हाथ को है, एक मुख दाएं हाथ को है और एक मुख जो है बीच में है। मुझे नहीं पता गिरजेश सर इससे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं अपना जो है पॉइंट इसमें आपको बता रहा हूं। इसमें बायां मुख जो है वो अघोर रूप माना गया है, जो दाहिना मुख है वह राजा रूप माना गया है, और जो बीच का रूप है वो सत्यम शिवम सुंदरम माना गया है। यहीं से जो है भारत में वामपंथ की शुरुआत हुई है। वामपंथ की जो वर्तमान धारा लोग मानते हैं, कई लोग फ्रांस के राजा के दरबार से मानते हैं, तो कई लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर मानते हैं। मुझे अगर कहा जाए तो मार्क्सवाद की शुरुआत या जो वामपंथ की शुरुआत है वो अच्छा, मार्क्सवाद भी वामपंथ में एक धारा है। वामपंथ की कई धाराएं हैं जिनमें से मार्क्सवाद भी एक है। मैं गिरजेश सर सही बोल रहा हूं जी। उसकी शुरुआत अगर वामपंथ की हम माने, जो कि संसाधनों पर सबका समान हक मानता है और किसी एक को उसका नियंत्रक नहीं मानता है, ये वामपंथ की मूल अवधारणा है। और वामपंथ की शुरुआत प्रकृति के साथ ही होती है, क्योंकि प्रकृति ने सबको सब कुछ संसाधन के रूप में उपलब्ध कराया है और किसी को किसी का माई बाप नहीं बनाया है। आज की तारीख में क्या हो जाता है कि वामपंथ को भारत में एक गाली के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अगर हम भारत में इस परंपरा की शुरुआत देखें तो भगवान शिव के अघोर रूप में हिंदू मैथोलॉजी में देखें तो वामपंथ को गाली देना ठीक वैसे ही है जैसे कि आप भगवान शिव को गाली देते हो। मध्य मार्ग भी भगवान का सत्यम शिवम सुंदरम रूप माना गया है, तो उसको भी आप गाली मत दीजिए। और इसी तरह से दक्षिण पंथ भी जो है वह भगवान शिव का ही रूप माना गया है, लेकिन भगवान शिव का वह राजा रूप कहीं पर भी पूजा नहीं जाता है। जब भी भगवान को पूजा गया है या तो मध्यम मार्ग को पूजा गया है या वामपंथ को, ये हिंदू मैथोलॉजी है। जी। परंतु मैं इस पर चर्चा नहीं करने वाला हूं, आप लोग डरिएगा नहीं। हम लोगों के बीच में मूर्धन्य विद्वान हमारे परम आदरणीय गिरजेश सर जी हैं, जिनसे जिंदगी भर मैं सीखता रहता हूं, और इनका पूरा व्यक्तित्व अपने आप में उस प्रकृति का उदाहरण है जिसने कि सिर्फ देना सीखा है, लेना उसने कभी सीखा ही नहीं है। तो मैं पूरी तरह से गिरजेश सर के हवाले करता हूं, इनको किसी भी परिचय का जरूरत नहीं है। हम लोगों के बीच में गिरजेश सर ने इसके पहले भी जो है हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर बनाएं, इसको जो है उन्होंने जो है 2 क्लासेज ली हैं, और मुझे उम्मीद है कि गिरजेश सर से आगे हम लोगों को लगातार पढ़ने और याद रखने के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उस पर भी हम लोगों को क्लासेस मिलेंगी, और इसके लिए सुबह 10 बजे का समय हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। अनुरोध है गिरजेश सर, जब आपके पास जब जब आप कहेंगे मैं समय दे दूंगा। बच्चे यहाँ बहुत बेहतर बच्चे हैं, छठे हुए बच्चे हैं, तो हम विषय पर आते हैं। हाँ, तो मैं पूरी तरह से आपके हवाले करता हूँ। मार्क्सवाद की वर्तमान स्थिति पर सर चर्चा करेंगे। यह विषय प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी यह आपके लिए जो है पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि जो पार्ट 2 है वहां पर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पार्ट 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पार्ट 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पार्ट 4 एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके साथ ही आपके तमाम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन लगभग उन सब में, चाहे आपका PSIR हो, चाहे वो आपकी फिलोसफी हो, चाहे आपका पबैड हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, सभी जगहों पर ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड सवाल आने की संभावना पूरी तरह से बनी रहेगी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तैयारी के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी बना रहेगा आपके मध्य। तो सर, मैं अब अपने आप को पूरी तरह से मौन करता हूं, और नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी बोलिएगा। नौजवान साथियों, यह देश, यह दुनिया हमारी भी है,
आपकी भी है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसको दुनिया डूबता हुआ सूरज कहती है, आप उस पीढ़ी के लोग हैं जो उगता हुआ सूरज है। इस रूप में यह देश दुनिया हमसे ज्यादा आपकी है। हमारे पास केवल कुछ याद, कुछ भूला हुआ दिमाग की ताकत है। आपके पास ऊर्जा के उत्कर्ष पर आप खड़े हैं। मैं आपको वहां देखना चाहता हूं कि जो आपकी ओर सिर उठाकर देखने की कोशिश करे, उसकी टोपी पीछे से जमीन की तरफ गिर जाए। याद रखिए, उस परिस्थिति में आपकी परछाई भी आपके साथ नहीं होगी। दोपहर में परछाई भी साथ छोड़ देती है, यानी आपको अकेले जूझना होगा। दोपहर में अब परछाई रहेगी ना सर, छोटी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक बीचों बीच 12 बजे सरदार के खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी जी, 12 बजे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब मैं विषय पर आ रहा हूं। जी जी जी। हम सभी दर्शन के विद्यार्थी हैं और मार्क्सवाद सबसे बाद में पैदा हुआ, इसलिए लेटेस्ट वर्जन के कंप्यूटर की तरह लेटेस्ट वर्जन का दर्शन है। सांख्य शास्त्र सबसे पहला वर्जन है। वह कंप्यूटर है जो एक कमरे भर के साइज का था, और मार्क्सवाद वह कंप्यूटर है जो हथेली में आके घूम रहा है। दोनों के बीच में पीढ़ियों का रिश्ता है। वैशेषिक का बौद्धों से पीढ़ियों का रिश्ता है। महर्षि कणाद का। अब इस रिश्ते को अगर हम तोड़ के देखेंगे, वस्तु को टुकड़े टुकड़े में करके देखेंगे, तो समग्रता में, संपूर्णता में, पूरी धारा को महसूस नहीं कर पाएंगे। समझना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सर। दर्शन अपने आप में परगेटिव का काम करता है। आपकी सारी गंदगी को दूर कर देता है। आउटलुक, दृष्टिकोण, दुनिया को देखने का तरीका। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, हाथ को घुमा दीजिए, सामने वाले को 4 उंगलियां दिखाई देंगी। थोड़ा सा एंगल घुमा दीजिए, 5 उंगलियां दिखाई देने लगेंगी। तो इस रूप में ऐसे घुमाइए कप की तरह। तो इस रूप में को दिखाने की क्षमता रखता है, अगर वह दर्शन है तो। और मार्क्सवाद कहता है कि मैं वैज्ञानिक दर्शन हूं। मतलब बाकी दर्शनों को वह परिकल्पना कहता है, हाइपोथेसिस, अवधारणा कहता है, कॉन्सेप्ट। परिकल्पना, अवधारणा, और जब वह अपने आप को साइंस कहता है, तो दोनों के बीच में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। हेगेल तक जो पेड़ उगता चला गया था दर्शन का, मार्क्स ने उसको उलट के सीधा कर दिया। जड़ें ऊपर थी, पत्तियां नीचे थी। मार्क्स ने क्या किया? पत्तियों को ऊपर कर दिया, जड़ों को नीचे कर दिया। अब मार्क्सवाद के फेल्योर के बारे में डंका पीटने वाले मूर्ख वह जानते ही नहीं कि विज्ञान की अग्रगति होती है
ज्ञान की प्रतिगति होती है, प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन। समाज की अग्रगति होती है, समाज की प्रतिगति होती है, लेकिन मूलतः और अंततः समाज, व्यक्तित्व और विज्ञान तीनों ही आगे को ही बढ़ते हैं, पीछे जा ही नहीं सकते। दो कदम पीछे भले चले जाएं, लेकिन अंततोगत्वा उनको आगे ही जाना है। आप चाहे कितना भी कम जाने, चाहे कितना भी गलत जाने, मुझसे कई गुना बेहतर जानेंगे ही अंततोगत्वा। एक पक्ष पूरा हुआ। अब दूसरा, मार्क्सवाद दर्शन है, मार्क्सवाद राजनीतिक अर्थशास्त्र है, मार्क्सवाद युद्ध कला है, मार्क्सवाद क्रांति का विज्ञान है, मार्क्सवाद मनुष्य के भीतर होने वाले परिवर्तनों को, आंतरिक परिवर्तनों को व्याख्यायित और निरूपित करने वाला, उसको मार्गदर्शन देने वाला गाइड है। इस रूप में मार्क्सवाद का दो पक्ष है, एक क्लासिकल मार्क्सिज्म, दूसरा अप्लाइड मार्क्सिज्म। जब हम उसे मार्क्सवाद शब्द से ध्वनित करते हैं या उच्चारित करते हैं, तो हमको पता लगता है कि मार्क्स नाम का कोई व्यक्ति था जिसने कुछ दिया। लेकिन याद रखिए, व्यक्ति अपने परिवेश और पृष्ठभूमि की उपज होता है। मार्क्स ने जो भी दिया, तो मार्क्स ने बहुत से लोगों से बहुत कुछ लिया होगा। पूरा जीवन ब्रिटेन के लाइब्रेरी में गुजारा, और तब केवल लाइब्रेरी में नहीं गुजारा, जमीन पर मजदूरों के साथ संघर्षों में भी गुजारा। तो पहली रचना आई मार्क्सवाद की, प्रथम रचना, उसका नाम पड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। इसके लेखक अकेले कार्ल मार्क्स नहीं थे, उनके दोस्त और सहकर्मी और उनके फाइनेंसर फ्रेडरिक एंगल्स भी थे, और लंबे समय तक दोनों के बीच पत्र व्यवहार तो था, मुलाकात नहीं थी। मैं सितारा तो देख पा रहा हूं और पीछे नहीं देख पा रहा हूं। रेड स्टार देख रहा हूं। रेड स्टार के बारे में अभी बात करूंगा, जब युद्ध कला पे बात करूंगा, तो क्रांति के विज्ञान पे बात करूंगा। तो पढ़ के सुना दो। ये वही है जिसकी आप ठीक है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पीछे आखिरी पन्नों में एंगल्स से पूछे गए सवालों के जवाब हैं। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, 4-6 पेज में। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की मूल किताब का संक्षिप्त रूप कार्ल मार्क्स ने कहा था, या कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स ने कहा था, करके मैंने 3 पेज में छपेजिया फोल्डर में संक्षेपीकरण किया था। अपनी तरफ से ब्रैकेट में कुछ शब्दों का अर्थ बताने के लिए छोड़ के कुछ नहीं जोड़ा था। लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो प्रस्तावनाएं हैं वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है हर बार जो लिखी गई, जितना कि खुद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर बात करने के बजाय मार्क्सवाद की अंतर्वस्तु पे बात करेंगे, नहीं तो विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मार्क्सवाद का क्लासिकल रूप, उसे आप मार्क्सवाद कह लें, उसे आप क्रांतिकारी विज्ञान कह लें, उसे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह लें, उसे आप वामपंथी दर्शन में मैंने बताया कि सबसे बाद का दर्शन कह लें,
अच्छा, एक चीज यहां पर और जोड़ देना चाहता हूं कि जो वामपंथ और दक्षिण पंथ के बीच में लक्ष्मण रेखा देखते हैं, चीन की दीवार देखते हैं, उनको भी मैं एक ही शब्द में कह दूं तो वो मूर्ख है। ज्ञान का जितना उच्चतर विकास होता चला जाता है, मनुष्य के मस्तिष्क का जितना विकास होता चला जाता है, आपको दुनिया का जितना बोध होता चला जाता है, ज्ञान का अमलगमेशन होता है, सब कुछ मिलके एक में हो जाता है, एक नई चीज पैदा हो जाती है जो न दक्षिण रहती है न वाम रहती है। उसको अलग से आप चिन्हित भी नहीं कर सकते, परिभाषित करना तो बहुत दूर की बात है। वो समग्रता में दुनिया के बारे में आपकी थोड़ी सी समझ होती है। आइंस्टीन उसको बहुत प्यारे शब्दों में बोलते हैं कि हम समंदर के किनारे सीप घोंघा बटोर रहे हैं। तो भारतीय दर्शनों में सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये आस्तिक दर्शन है। बौद्ध, जैन, चारवाक ये नास्तिक दर्शन है। लेकिन आस्तिक दर्शनों में से केवल वेदांत है जो ईश्वर की चर्चा करता है, बाकी कोई दर्शन नहीं करता। नहीं सर, और वेदांत के अलावा जो है ईश्वर की चर्चा लगभग सभी करते हैं। सिर्फ सांख्य है जिसने ईश्वर की चर्चा नहीं की। मैं क्षमा चाहूंगा। वैशेषिक भी नहीं करता। नहीं करते हैं सर सभी। मैं इसको आपको स्पष्ट कर दूं। ठीक है, बाद में। हाँ, एक मिनट बस लगेगा। योग दर्शन ने भी जो है किया है ईश्वर का। न्याय ने ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण तक दिए हैं। न्याय सूत्र में ही है, योग सूत्र में भी है। वैशेषिक सूत्र में ईश्वर की चर्चा कम हुई है क्योंकि वहां पर जो है तत्व मीमांसा है, लेकिन ईश्वर पर मौन वो भी नहीं है। पूर्व मीमांसा ने ईश्वर की जो है चर्चा की है, उत्तर मीमांसा ने तो ईश्वर को ही सब कुछ बना दिया है। अच्छा, अब पूर्वी और पाश्चात्य दोनों वाम दर्शन को हम क्लासिकल मार्क्सिज्म की तरफ मोड़ करके देखें तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसका शास्त्रीय नाम है। जब इतिहास पर उसको आरोपित करते हैं तो उसका नाम द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बन जाता है। इसमें से हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बात करते हैं। मार्क्सवाद फेल कर गया, रूस और चीन के साम्राज्य पूंजीवादी साम्राज्यों में बदल गए, तो मार्क्सवाद फेल नहीं कर गया। मार्क्सवाद के गद्दारों ने दो पहलवानों की टक्कर में मार्क्सवाद को पटक के, मार्क्सवादियों को पटक के, संशोधनवादियों ने, विपथगामियों ने, पूंजीवादियों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया और व्यवस्था अपने ढंग से बना ली, तो मार्क्सवाद तो फेल नहीं कहा जाएगा। भारत में सीपीआई और सीपीएम ने और अब भाकपा माले ने अगर संसदीय रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, क्रांति का पथ छोड़ दिया, तो भगत सिंह के वारिस तो हुए नहीं, वो क्रांतिकारी हुए नहीं। तो जब क्रांतिकारी भी नहीं हो सके तो कम्युनिस्ट कैसे हो जाएंगे? वो तो सत्ता के सबसे सस्ते मजदूर हुए जो ईमानदारी से व्यवस्था की सेवा कर रहे हैं। चाहे सीपीआई हो, चाहे एआईसीपी बनाने वाले डांगे और उनकी बेटी हो, वो तो इंदिरा गांधी के आगे पीछे परिक्रमा कर रहे थे। चंद्रजीत यादव ने सीपीआई छोड़ी, कांग्रेस में गए,
और लेटेस्ट कन्हैया कुमार ने सीपीआई छोड़ी और कांग्रेस में गए, तो चंद्रजीत यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर पालकी में बैठना और पालकी को ढोना दोनों में से एक चुनना हो तो मैं पालकी में बैठना पसंद करूंगा। अब आप सोचिए कि क्या वह क्रांतिकारी धारा है या नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच में संसद की परिक्रमा करने वाली धारा। इस रूप में ज्योतिर बसु और उनके रास्ते के लोग क्या क्रांतिकारी लोग हैं? माले के लोग वाम महासंघ बनाने की बात करते हैं, तीसरा मोर्चा बनाने की बात करते हैं, व्यवस्था बदलने की बात करते हैं। वो तो इसी व्यवस्था को संचालित करने की बात करते हैं। और ग्लोबली जब आप डंकल प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कर चुके हैं और उसकी तीसरी दशक की कार्रवाई लागू की जा रही है, तो मोदी के बाद जो आएगा वो और बारीक मोदी होगा, चाहे पार्टी कोई होगी। अब इस रूप में बहुत सुंदर विश्व स्तर पर आर्थिक संकट हर 30 साल बाद आता है। 30 के संकट के बाद प्रथम विश्व युद्ध आया, 5-7 के संकट के बाद, 30 के संकट के बाद द्वितीय विश्व युद्ध आया, 60 के संकट के बाद अनेक देशों में क्रांतियां हुई, लेकिन कोई वैश्विक परिवर्तन नहीं हो सका, कोई विश्व युद्ध नहीं हो सका। 90 के संकट के बाद हाँ, उन्होंने एनजीओ बनाना शुरू कर दिया था। नक्सलवाड़ी जैसे आंदोलन संसद में इस देश में होने लगे थे और 36,000 भारतीय नौजवानों ने अपनी बलि दिया। और इंदिरा गांधी की रिजीम थी, सीपीएम का राज में कब्जा था। उस पूरी स्थिति में क्या वह क्रांतिकारियों के साथ थे कि क्रांतिकारियों के विरोधी थी? इस रूप में 90 की मंदी के बाद ऑक्युपाई आंदोलन आया, अरब बसंत आया, अन्ना आंदोलन आया, दुनिया में एक जन-उभार आया। दुनिया के 1000 से ज्यादा शहरों में, 100 से ज्यादा देशों में लाखों की संख्या में लोग उमड़ करके सड़कों पर आए और घटना की शुरुआत ऑक्युपाई मूवमेंट की वहां से हुई कि कनाडा में बैठे हुए कागज पर छपने वाली एक छोटी सी पत्रिका के संपादक मंडल को एक वीडियो मिल गया। अरब में, देश का नाम मेरे दिमाग से उतर रहा, शायद ट्यूनीशिया या कोई देश था, एक इंजीनियर ठेला लगाता था और एक दरोगी ने हफ्ता वसूलने के लिए उसको एक तमाचा लगा दिया। अभी बोहनी भी नहीं हुई थी, गया, पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह कर लिया। भाई ने वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया। उसके बाद गेम शुरू हो गया और पूंजीवादी अपने तंत्र को पूंजीवादी तंत्र नहीं कहते, वह जनतंत्र कहने का नाटक करते हैं। जनतंत्र के बदले में वह बम गिराते हैं और जनतंत्र दे करके चले जाते हैं, जिसकी नकेल नाटो के हाथ में रहती है, चाहे सीरिया में हो, लीबिया में हो या इराक में हो। उसके पहले ये मारे गए वियतनाम में, कोरिया में, कहां कहां, जहां जहां युद्ध में हस्तक्षेप किए। अंत में अफगानिस्तान से तो ऐसे भागे जैसे भागता है भूत। उन अंध बर्बर शरीयतवादियों के कब्जे में दे करके भागे अफगानिस्तान को, जिन्होंने फिर से अंध युग की शुरुआत कर दिया। इस स्थिति में पूंजीवादी जनतंत्र समाज के विकास की एक मंजिल है। समाज के विकास की इसकी अगली मंजिल समाजवादी जनतंत्र है। समाजवादी जनतंत्र की मंजिल तक विश्व के अनेक देशों में जा चुका है और वहां से पटका चुका है। कोरिया में और क्यूबा में एक हद तक कुछ बचा हुआ है।
कोरिया में पैट्रियार्की चल रही है और क्यूबा में बहुत समझौते करके वो किसी तरह से अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बेस्ट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करने की क्यूबा के डॉक्टर्स, क्यूबा के लोग कर रहे हैं। अब मार्क्सवाद का क्लासिकल रूप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये क्या है? हम बातचीत के अगले खंड पे आ रहे हैं। तो मार्क्सवाद असफल हो गया अगर मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कोई काट निकल करके आ जाए, जैसे स्टीफन हॉकिंस निकल करके आ गए आइंस्टीन के बाद, तो उनका विज्ञान में स्थान, साहित्य में निराला के कंधे पर मुक्तिबोध खड़े होकर के रचना किए तो मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के हिमालय हो गए। द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का कोई तोड़ निकल करके आ जाए, इसके आगे की चीज मानवता सोच ले, किसी देश का कोई वैज्ञानिक सोच ले, कोई दार्शनिक सोच ले, प्रस्तुत कर दे, मॉडल थियरी प्रस्तुत कर दे, तो भी हम मान लेंगे कि मार्क्सवाद पराजित हो गया या उसका दौर बीत गया। जब तक प्रस्तुत नहीं होता है तब तक का दौर पूंजीवाद का, सत्ता और मार्क्सवाद के दर्शन का दौर है, मार्क्सवाद के विज्ञान का दौर है। क्रांति की जरूरत तब तक बनी रहेगी जब तक 1% बनाम 99% की लड़ाई धरती पर चलती रहेगी, चाहे देश और व्यक्ति का नाम मार्क्स हो, लेनिन हो, माओ हो, फिदेल कास्त्रो हो या भगत सिंह हो, चे गुवेरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाम बदलते रहेंगे, काम वही जारी रहेगा। गिरजेश तिवारी उसी का बहुत पिछला छोटा सिपाही है, चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन समझ रहा है सब कुछ, समझ में कमी नहीं। अब इस रूप में द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद को अगर हम समझें तो हमको 2-3 चीजें बुनियादी सिद्धांत मिलते हैं। नंबर 1, हाँ सॉरी, अभी तक मैं जो बोला किसी को कोई दिक्कत, कोई बोलना चाहे, आ रही हो या किसी बिंदु पर कोई समझना चाह रहा हो, अस्पष्ट चला गया हो या धारा बहुत तेज बह गई हो, सर एक समझौता का नाम नाम, हो, हाँ प्लीज रिपीट प्लीज। सर एक समझौता का नाम लिए थे सर, वो समझौता हाँ। का नाम स्किप हो गया। वैश्विक समझौता हुआ जिसके आर्थर डंकल, जिस आर्थर डंकल डंकल प्रस्ताव के ऊपर नरसिंहा राव ने जाके दस्तखत किया था। सर वो क्या है बताएंगे? बताऊंगा। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, 3 उसके सूत्र थे। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के लिए क्या शब्द है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। जो इंस्पेक्टर राज था, कंपनियों को, उद्योगों को अपने देश में इस्टेब्लिश करने में जो सरकारी रुकावटें थीं उनको ढील दी गई। उस ढील देने का नाम उदारीकरण रखा गया। वैश्वीकरण यानी दुनिया के किसी भी देश में जो दस्तखत कर रहे थे उस समझौते पे, 100+ देश थे, शायद 114-12 देश थे, उन्होंने दस्तखत किया, तो उसमें से किसी देश में कोई भी देश जाकर के व्यापार कर सकता था। इसको वैश्वीकरण बोले। और निजीकरण यानी सार्वजनिक क्षेत्र का जैसे मोदी बेच रहे हैं आजकल, वो शुरुआत तो नरसिंहा राव की दस्तखत ने कर दिया था। 47 में हमने खून देके जो जीता, 90s में नरसिंहा राव ने, ठीक सन मुझे याद नहीं आ रहा है, 91 के आसपास का सन है, स्याही के 2 बूंद से बेच दिया। 10-10 साल बाद इस समझौते की चूड़ी टाइट करना था। 10 साल थोड़ा ढीला, फिर थोड़ा टाइट, फिर थोड़ा टाइट, ताकि जनता उस मेढक की तरह महसूस करे जिसको कि गर्म किया जा रहा है और वो अब उसमें से उछल के भागने लायक नहीं रहे। अब वो 5 किलो
गेहूं और आधा किलो नमक के पैकेट पे मोदी जी को देख के प्रसन्न हो ले, जिंदा रह रहे किसी तरह, इतने को ही वो अपना सौभाग्य समझ ले। बाबू, आपका नाम एस से आ रहा है, क्या स्पष्ट हुआ? जी सर, स्पष्ट हो गया सर। अच्छा, ये सूरज हम है। सूरज, थैंक यू सूरज। ऐसे ही जिसको भी जो सवाल आएगा बीच में रोक के पूछिएगा, कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन में हम खत्म कर लें, कभी भी हम शुरू कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बहुत बड़ा विराट महासागर है और हम उसकी कुछ बूंदें आपको समेट के दे पाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि कोई भी वस्तु, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में बात कर रहा हूं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में, उसके दार्शनिक पक्ष के बारे में। कोई भी वस्तु, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे वस्तु, सब पर वह चीज लागू होगी और सही तरीके से लागू होगी, यथावत एक रूप में लागू होगी, हर देश काल परिवेश में लागू होगी, अतीत में, भूत में, भविष्य में, तीनों में लागू होगी, तभी उसे विज्ञान कहेंगे। तब वो बताता है पहली बात कि दुनिया की हर चीज परस्पर दो विरोधी चीजों के परस्पर विरोध और परस्पर साथ रहने की मजबूरी के कारण अस्तित्व में है। बात स्पष्ट हो रही है? यस सर। चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव अगर नहीं रहेंगे तो वह चुंबक रहेगा ही नहीं, और उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव को ले आइएगा तो दूर भागेगा, दक्षिणी ध्रुव को ले आएगा तो चिपक जाएगा, लोहे को ले आएगा तो चिपक जाएगा, लकड़ी के बुरादे को ले आएगा तो नहीं चिपकेगा। बिजली में पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तार हैं। कंप्यूटर की भाषा बाइनियल लैंग्वेज है, 0101 के अलावा वो कुछ पहचानता ही नहीं। आदमी में भी, प्रकृति में भी प्रकाश और अंधकार के बीच, अंधकार में प्रकाश है और प्रकाश में अंधकार है। तो बताए क्या है? बोले जो अब दूसरा नियम है, दोनों घटकों में से एक प्रभावी होगा, एक गौण होगा, एक डोमिनेटिंग होगा, एक रेसेसिव होगा। जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो मुख्य मात्रा में होगा, प्रधान मात्रा में होगा, और जो गौण होगा वो कम मात्रा में होगा, मगर होगा जरूर, वो नीचे दबा हुआ होगा। तो नामकरण वस्तु का प्रभावी मात्रा में जो है, जो डोमिनेट कर रहा है, उसके आधार पर होगा। उदाहरण के लिए भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत सी धाराएं लगी हुई थीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस रूप में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, वो प्रभावी धारा थी। गांधी, नेहरू और उसके बाद से आज तक भारतीय जनतंत्र पूंजीवादी जनतंत्र है। बाकी धाराएं या तो उसमें मिल गई, या तो उसके विरोध में चल रही हैं, या तो उसके खंड खंड होकर के हास्यास्पद हो गई। अब एक प्रभावी हुआ, एक गौण हुआ, ये बात समझ में आ गई? फैक्ट्री में मजदूर भी है, एक मालिक भी है। मालिक का प्रतिनिधि मैनेजर, फोरमैन और इंचार्ज भी है डिपार्टमेंट का। मजदूर का प्रतिनिधि मिस्त्री और ट्रेड यूनियन का लीडर भी है। लेकिन दोनों एक ही फैक्ट्री में साथ साथ काम कर रहे हैं। मजबूरी भी है, नहीं करेंगे तो साथ रह ही नहीं सकते, इससे तो खत्म हो जाएगा। अब तीसरा नियम, जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वह रेसेसिव फैक्टर में, और जो रेसेसिव फैक्टर है वो डोमिनेटिंग फैक्टर में बदला जा सकता है, बदलता है। यह एक चीज यहीं पे और जोड़ दें, अर्थशास्त्र से आती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, उत्पादन के संबंध और उत्पादन से इतर समाज के शेष सारे संबंध। उत्पादन क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी उपहार मनुष्य द्वारा उपभोग करने लायक रूपांतरित कर दिए जाएं, उस प्रक्रिया का नाम उत्पादन है। उसमें कच्चा माल, मशीनें, मालिक की पूंजी, बाजार, लेकिन एक और चीज, जिंदा मनुष्य की पेशियां और मस्तिष्क लगे हुए हैं। उस मजदूर को जिंदा पर रहने की खुराक के तौर पे श्रम शक्ति का मूल्य दिया जाता है, उसके श्रम का मूल्य नहीं दिया जाता। अगले दिन आए फिर से काम कर ले जाए, इतना ही दिया जाता है। क्लियर? अब यस सर। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्थव्यवस्था आई, उत्पादन संबंध आए। सुपर स्ट्रक्चर में शिक्षा, न्याय, राजनीति, मनोरंजन, मीडिया सभी आए। कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चलता है, कभी कभी सुपर स्ट्रक्चर आगे चलता है। परिवर्तन सतत और शाश्वत है, केवल परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है, बाकी सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। इस रूप में जब आंदोलन होता है, जब क्रांति होती है, तो बहुत तेज विकास होता है, और जब नहीं होती है तो पानी में लकड़ियां गर्म करने के लिए जलती चली जाती हैं, लकड़ी के बाद लकड़ी, और परिवर्तन होता रहता है, मगर चिन्हित नहीं किया जा सकता। दो बिंदु होते हैं जिन पर जाकर वो चिन्हित होता है। उस चिन्हित करने वाले बिंदु का नाम है क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। वो फ्रीजिंग पॉइंट भी है, वो बॉइलिंग पॉइंट भी है। 0 डिग्री का पानी ठोस भी है, बर्फ भी है, द्रव भी है, पानी भी है। 100 डिग्री का पानी भी है और भाप भी है, द्रव भी है और गैस भी है। वो उस बिंदु पे पहुंच करके छलांग लगती है और उसका नाम और रूप दोनों बदल जाता है। अब इसे क्लासिक्स की भाषा में बोले तो कैसे बोलेंगे कि क्वांटिटेटिव चेंज, परिमाणात्मक परिवर्तन सतत जारी, चुपचाप होने वाली, वर्षों तक होने वाली क्रिया है, पीढ़ियों तक होने वाली क्रिया है, और गुणात्मक परिवर्तन उसके बाद बाधा दौड़ की तरह लगने वाली छलांग का नाम है। करेक्ट सर। गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज। 1917 में रूस में क्रांति हो गई, 1949 में चीन में क्रांति हो गई, वो क्वालिटेटिव चेंज हुआ। 1947 में भारत में आजादी आ गई, क्वालिटेटिव चेंज हुआ। अब 2014 में मोदी राज आ गया, यह क्वालिटेटिव चेंज हुआ, फासिज्म आ गया। उसके पहले और उसके बाद लगातार परिवर्तन क्वांटिटेटिव प्रक्रिया से गुजर रहा है, परिवर्तन रुका नहीं। उसके पहले भी क्रांतिकारी सक्रिय थे, उसके पहले भी मोदी की गिरोह सक्रिय था। संघ नागपुर से संचालित किया जाता था। डंकल ने जब देखा तो मोदी में हवा भरी, अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया, रामदेव आए और परिणाम हुआ कि सत्ता पलट गई। इस रूप में मोदी के खुद के 14 से लेकर के 2023 तक के विकास यात्रा को देखें तो वो कदम कदम आगे बढ़ते हैं, एक साथ अचानक इतने खूंखार रूप में नहीं आ जाते। सबको कब्जे में करने की, जजों की हत्या करने से लेकर के जजों को बदलने तक की, नीतीश कुमार को यूट्यूबर बना देने तक की, और सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना देने तक की हैसियत में नहीं आ पाती।
और वो जितना झपसटाई करते हैं उनका अडानी दूसरे नंबर पे चढ़ता है और 25वें से नीचे लुढ़क जाता है। कोई रोक नहीं सकता। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो उस रूप में परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन के अंतर संबंध को समझिए। परिमाणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में होने वाले सारे कारनामे उस व्यक्ति के जीवन की तरह से हैं जो आजीवन कारावास की सजा काटने की पीड़ा झेलता हुआ जीता रहा और उसके बाद छूट करके आने के बाद शिव वर्मा की तरह से क्रांतिकारी आंदोलन में दोबारा लग गया और मरने तक लगा रहा। वो शहीद होने का गौरव और ग्लैमर नहीं पा सका। वो होल टाइमर होने का ग्लैमर 20 साल का लड़का यूनिवर्सिटी में पहुंचा, उस्तादों ने 2 चूड़ी कसी, उसे लगा कि बस अब क्रांति होने ही वाली है, झोला उठाया, साइकिल उठाई, गांव में फेरी लगाने लगा। बुद्ध के उस मूर्ख शिष्य की तरह है जिसने बुद्धिज्म को बुद्ध के मुंह से सुना तो लेकिन आत्मसात नहीं किया। गांव भर में सुबह दौड़ता हुआ गया, महात्मा बुद्ध की आज्ञा से गया कि मैं सीधे महात्मा बुद्ध से सीख करके तुमको मुक्ति का संदेश देने के लिए आ रहा हूं। गांव वालों तुमको मुक्ति चाहिए। पहले चौराहों पे चिल्लाया, फिर दरवाजे खटखटाए, खाना छोड़ दीजिए, किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। शाम को जब थका हारा लौटा पराजित होकर के, तो जिस रफ्तार से गया था उसकी 4थी रफ्तार से लौट रहा था। बुद्ध ने लौट के आने के बाद कहा कि बैठो, जाओ, नहाओ। लौट के आया, बोले आज तुम एक चीज सीख सके, पराजित सेनाएं विजयी सेनाओं से बेहतर सीखती हैं। तुम यह सीख सके कि मुक्ति का कोई ग्राहक नहीं है। अब कल फिर जाना उसी गांव में, एक कागज लेके लिस्ट बनाना कि किसको क्या चाहिए, मैं उसको वह देने के लिए जुगाड़ बनाने के लिए आया हूं। और हर घर का दरवाजा खुला, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, मुक्ति किसी को नहीं चाहिए थी। इस रूप में क्रांतिकारी क्रांति चाहते हैं, जनता क्रांति नहीं चाह रही है। अभी 47 से अब तक जनता क्रांति नहीं चाह रही है। 47 के पहले भी अंग्रेजों से छुटकारा तो चाह रही थी, क्रांति नहीं चाह रही थी। क्रांतिकारी ही क्रांति चाह रहे थे। इस रूप में चे गुवेरा को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी क्रांति नहीं कर सकते। मार्क्स ने कहा कि क्रांतिकारी नर्स की तरह हो सकते हैं, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। बच्चे को जन्म अगर जंगल में भी होगा, सड़कें नेताजी के जाने के लिए जाम की हुई है, उस समय भी होगा, तो स्वाभाविक रूप से होना ही है। अगर अस्पताल में नर्सों और डॉक्टरों की देखरेख में होगा तो थोड़ा बेहतर और सुरक्षित माहौल में होगा। बात स्पष्ट हुई? क्रांतिकारी क्रांति नहीं करते, क्रांति जनता करती है। क्रांति जनता तभी करेगी जब क्रांति की जरूरत महसूस करेगी। लोग क्रांति करते हैं, जन क्रांति होती है। मुट्ठी भर लोग क्रांति के प्रेरक हो सकते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड हो सकते हैं, वो पोटेशियम क्लोरेट नहीं हो सकते, वो ऑक्सीजन नहीं बना सकते। उनकी उपस्थिति से गति थोड़ी तेज हो जाती है, बस। अब अगला पॉइंट कि परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन के इस संबंध को समझ लेने के बाद, क्रांतिक बिंदु को समझ लेने के बाद, हमको एक चीज और समझने की जरूरत है कि स्क्रू टाइप डेवलपमेंट होता है। जो बात मैंने पहले भारतीय और पाश्चात्य, वाम और दक्षिण दर्शन की शाखाओं के बारे में चर्चा करते हुए कही, वो यहां अभी स्पष्ट हो जाएगी। स्क्रू कैसा होता है? नीचे नुकीला, ऊपर चौड़ा होता जाता है। उसकी चूड़ी एक ही होती है जो ऊपर चौड़ी होती चली जाती है। चूड़ी का हर छल्ला
निचले छल्ले से बड़ा होता है, उसके ठीक ऊपर होता है, ठीक वैसा ही होता है। और जो बच्चे प्लास्टिक का रिंग का एक हाथ से दूसरे हाथ में लुकाते हैं, उसको जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उसको खींचा जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है और छोटा 3 इंच का किया जा सकता है, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी छल्ला दूसरे छल्ले से जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिए। सांख्य दर्शन मार्क्सवाद का लकड़दादा है। सांख्य दर्शन नहीं होता तो मार्क्सवाद पैदा नहीं होता। मार्क्सवाद पैदा हुआ क्यों? कि उसके पहले बहुत से दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या करने की कोशिश किया। चारुवाक से लेकर के स्मृतिकारों ने, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों तक ने अपनी अपनी गतियां ली। तो मार्क्सवाद एक विरासत है, एक मशाल है को ओलंपिक की, जिसको लेके कोई और धावक दौड़ा था और पहुंचा रहा है कोई और धावक। दुनिया का उसको चक्कर लगाना है उस मशाल को। ये बात स्पष्ट हो गई। हम अगली बात पर आते हैं कि स्क्रू टाइप डेवलपमेंट की इस प्रोसेस में अगर परिवर्तन भीतर से होगा कि बाहर से होगा। एक पत्थर के टुकड़े को मुर्गी के नीचे रख दीजिए, बाहर से वैसे उसमें से कोई चूजा नहीं निकलेगा। एक अंडे को मुर्गी से दूर रख दीजिए, उसमें से भी कोई चूजा नहीं निकलेगा। अंडे को मुर्गी के नीचे रखना पड़ेगा। वो जो अपना प्यारा वैज्ञानिक था जिसने कहा कि अगर मुर्गी के नीचे अंडा रखने से चूजा निकल सकता है, तो 1 क्रेट अंडा खरीद के ले आया और उस पे जाके बैठ गया। मम्मी ने उसको 2 झापड़ लगाया, बोले पैंट खराब कर दिया। उसका नाम जानते हैं क्या? कोई बताएगा? एडिसन। वो बहरा आदमी दुनिया को सुनने का मशीन दे करके गया, बिजली का आविष्कार कर रहा था। वो बुढ़ा हो चुका था, नौजवान उसके साथ लगे थे टीम में। एक दिन उस बुढ़े ने कहा, आज मैंने एक नई चीज पाई। नौजवानों ने कहा, बुढ़ाऊ तुम मर जाओगे तो तुम हम लोगों का क्या होगा? कभी सोचा है? हम लोग सुबह से शाम तक तुम्हारे साथ सालों से लगे हुए हैं, क्या पाया बताओ? आज तक क्यों नहीं पाया? बोला पहले मीटिंग बैठाओ। जब मीटिंग बैठ गई तो उसने कहा, शांत हो गए सब लोग सुनने के लिए, तो उसने कहा कि मैंने पाया कि इन 1500 तरीकों से मैं बल्ब नहीं बना सकता। यह सत्य का साक्षात्कार मुझको हुआ, इल्हाम हुआ, जो हजरत मोहम्मद को और हजरत मूसा को हुआ था। वह इल्हाम कुछ और नहीं है, आत्मानुभूति है। आत्ममंथन, आत्म साक्षात्कार, आत्मविश्लेषण के बाद आत्ममूल्यांकन की स्थिति है। जब आत्ममूल्यांकन की स्थिति पर पहुंचता है दार्शनिक, तब उसको अपने फेल्योर में अपने अगले प्रयास की शुरुआत दिखाई देती है। हर पराजित पर कदम, हर पराजय अगले अभियान की शुरुआत होती ही है, और हर समाधान अगली समस्या को जन्म देता ही है। इस रूप में यह श्रृंखला अनवरत चलती ही रहती है। व्यक्ति मरणशील है, मानवता अमर है। तब क्लासिकल मार्क्सिज्म के इस फैक्टर को समझ लेने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्क्सवाद न जीत सकता है, मार्क्सवाद न हार सकता है। मार्क्सवाद जीत हार से परे। जीतता कौन है? जो बहुत सारे लोगों का खून बहा करके, उनकी सब कुछ बर्बाद करके, उनकी लड़कियों को लूट करके, उनके खेतों को रौंद करके, अपनी सेनाओं में से बहुत सारे लोगों को मरवा करके, विजेता का मुकुट पहने अपने घायल घोड़े पर बैठा हुआ, लाशों और घायलों के बीच में विजय का युद्धोन्माद करता है, वो युद्धोन्मादी है।
युद्ध अपराधी है, वो विजेता नहीं है। पराजित कौन है? जिसने अपनी आजादी को बचाने की पूरी कोशिश किया, प्राण प्राण से लड़े, मृत्यु तक लड़े, आमरण संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन पराजित हुए। तो युद्ध में या तो राम पराजित होता या तो रावण पराजित होता, 50-50 चांसेस थे। शक्ति जब तक रावण के पक्ष में थी तब तक रावण बलि रहा। जब निराला के राम ने शक्ति पूजा कर लिया तो शिव के साथ शक्ति मिल गई, तो राम ने रावण को एक ही बाण में मार दिया। इस रूप में शक्ति महत्वपूर्ण है। शक्ति आपके अंदर है, आप युवा हैं, आप ही भारत माता है, आप ही मानवता की अगली पीढ़ी है। आप अगर इस विज्ञान को इस रूप में महसूस कर पाए कि सत्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है, शाश्वत होता है, तुलनात्मक होता है, लेकिन मूलतः सत्य निरपेक्ष और शाश्वत होता है, तो मार्क्सवाद निरपेक्ष और शाश्वत दर्शन का विज्ञान है या विज्ञान का दर्शन है। करेक्ट। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को इससे सरल शब्दों में मैं समेटने में अपने को अब और शब्द नहीं पा रहा हूं। अब इसका दूसरा पक्ष, कितनी देर तक हम चल सकते हैं? देर तो नहीं हो रही? 15 मिनट सर, और 11 तक ओवर करें। अच्छा, 15 मिनट, थैंक यू। ऐतिहासिक भौतिकवाद अपना भारतीय आर्ष परंपरा बताती है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग क्रम ठीक है कि उलट गया? उलट भी जाए तो सर क्या फर्क पड़ता है, नाम ही तो रखे गए हैं, नाम में क्या रखा है। सतयुग में आदमी विकसित था और कलयुग में आदमी पतनशील हो गया। मार्क्सवाद इसका उल्टा कहता है। मार्क्सवाद 5 सीढ़ियों में मानवता को तोड़ता है, मानवता की विकास यात्रा को तोड़ता है। पहली सीढ़ी आदिम कबीलाई मातृ प्रधान समाज व्यवस्था। आदिम, नोट कीजिएगा, आदिम कबीलाई मातृ प्रधान समाज व्यवस्था। दूसरा दास व्यवस्था, स्लेव सोसाइटी। तीसरा सामंतवादी व्यवस्था, भूदास व्यवस्था या सर्फडम या फ्यूडलिज्म, फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूड माने होता है जमीन से जुड़े हुए झगड़े। तो जमीन उत्पादन का मुख्य साधन था और औजार परंपरागत होते थे, तो अधिक से अधिक जमीन कब्जा करने के लिए राजाओं के बीच में धर्म का नाम लेकर के, क्रुसेड का नाम लेकर के, धर्म युद्ध का नाम लेकर के युद्ध हुए, मगर लक्ष्य था अधिक से अधिक भू संपदा। अब चौथी मंजिल आई पूंजीवादी जनतंत्र। 5वीं मंजिल का नाम पड़ा कम्युनिज्म, साम्यवाद, साम्यवादी समाज व्यवस्था। यह अभी तक एक परिकल्पना है, अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। इसके कुछ प्रतीकात्मक प्रयोग चीन में और रूस में कुछ इलाकों में किए गए, काम के कुछ क्षेत्रों में किए गए, समग्रता में राजसत्ता अस्तित्व में बनी रही थी। तो संक्रमण का एक दौर आया। एक कल्पना कीजिए कि एक तरफ से सफेद आ रहा है पुल की तरफ से और दूसरी तरफ से पुल के काला आ रहा है। दोनों रंगों को आगे बढ़ते हुए देखिए तो एक पॉइंट आप देखेंगे, हाँ ये दिमाग में रखिएगा कि काले में सफेद है और सफेद में काला भी है। तो एक पॉइंट आएगा जहां ग्रे होगा, डार्क ग्रे, ग्रे, लाइट ग्रे, व्हाइट।
समाजवाद इसी ग्रे स्टेज का नाम है, पूंजीवाद ब्लैक स्टेज का नाम है, साम्यवाद व्हाइट स्टेज का नाम है। यानी पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण क्रांति के जरिए होगा, लेकिन समाजवाद से साम्यवाद में संक्रमण सांस्कृतिक क्रांतियों की सैकड़ों पुनरावृत्तियों के जरिए होगा। माओ का अंतिम सूत्र यही है। इसी रूप में माओवाद नहीं कहते, माओ त्से-तुंग विचारधारा कहते हैं। उन्होंने 2 सूत्र दिए मानवता को। पहला सूत्र दिया नवजनवादी क्रांति का। अब सूत्रों की व्याख्या मैं बाद में करूंगा, समय कम है। दूसरा सूत्र दिया सांस्कृतिक क्रांति का, कि जब राजसत्ता में पूंजीपति वर्ग नहीं है, क्रांतिकारी वर्ग है, फिर भी समाज में पूंजीपति वर्ग है, तो वो प्रतिक्रांति करने की कोशिश करेगा। उसको कैसे मिटाया जाए, तो एक प्रयास में, एक प्रयोग में नहीं मिटाया जा सकता। उसको मिटाने के लिए हमको अनेक प्रयोग, अनेक प्रयास करने पड़ेंगे, सैकड़ों प्रयास करने पड़ेंगे, माओ ने कहा। यही जाकर के माओ के जीवन का अंत हो गया, और जीवन के अंत होने के साथ ही पूंजीवाद का, डेंग सियाओपिंग का, जो ल्यू शाओची का उत्तराधिकारी था, उसका सत्ता, उसकी नीतियां लागू होना शुरू हो गई। गैंगाफोर के नाम पे माओ की पत्नी और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद में पहली स्टेज मैंने बताई, आदिम कबीलाई मातृ प्रधान समाज व्यवस्था। इसका मतलब क्या था कि मनुष्य कबीले में चलता था, गांव बसने लगे थे, जंगल काटे जाने लगे थे, माता की पहचान होती थी, लेकिन मनुष्य अभी तक यह नहीं सीख पाया था। हाँ, याद रखिए, नदियों के इर्द गिर्द, पानी के स्रोतों के इर्द गिर्द, क्योंकि प्यास लगेगी, सारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। जल जरूरी है जीवन के लिए। तो चाहे यूनान की हो, चाहे मिस्र की हो, चाहे रोम की हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, सारी सभ्यताएं कहां विकसित हुई? नदियों के किनारे। और काउ बेल्ट में, हिंदी पट्टी में सभ्यता इस रूप में ज्यादा विकसित होती चली गई क्योंकि इसमें नदियों का ज्यादा हिस्सा था। स्पष्ट हो रही बात? अब उन नदियों में पानी पाना, उन नदियों के किनारे जीवन पाना, जंगलों से फल पाना, मनुष्य इतना भर जानता था कि जैसे मौसम आने पर पेड़ों में फल लग जाते हैं, मुर्गी से बच्चे निकल आते हैं, बकरी और गाय बच्चे दे देती है। कैसे देती है? पिता की अभी पहचान नहीं हुई थी, परिवार नामक संस्था का अभी अस्तित्व नहीं बना था। मां प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनुपम उपहार, जन्म देने की क्षमता के चलते जन्म से 1 साल पहले और जन्म के 2 साल बाद अपने बच्चे के इर्द गिर्द जीने के लिए विवश थी। और उसका यह गुण, उसका यह पॉजिटिव फैक्टर उसका बंधन बनने का आधार बन गया। क्यों? कि पुरुष युद्ध में नेतृत्व करने लगे। मातृ प्रधान समाज व्यवस्था के दौरान पराजित कबीले के बूढ़े, बच्चे, औरतें सबको मार डाला जाता था, पत्थरों पे पटक पटक के, लकड़ी और हड्डी के, पत्थर के औजारों, हथियारों से। और याद रखिए, आग का आविष्कार, चक्के का आविष्कार, नाव का आविष्कार उसी दौर में हुआ था। उन आविष्कारकों का नाम कोई नहीं जानता। उस काल को विज्ञान का काल नहीं कहा जाता, लेकिन विज्ञान पैदा हो चुका मनुष्य के साथ साथ। मनुष्य ने अपने कंठ को, अपने हाथों को मुक्त किया, 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे चलना शुरू किया और मनुष्य का जन्म हुआ। बोली की जगह भाषा का जन्म हुआ, साउंड की जगह वॉइस का जन्म हुआ। और इस रूप में कंठ से स्वर फूटे, स्वर से संप्रेषण फूटा, और फिर मौखिक, सांकेतिक, लिखित लिपियां आई। और लिपियों के बाद हम इस रूप में आए
कि नॉन पेपर राइटिंग का युग आ गया। तो उस दौर में जब मां कबीले के आसपास रहती थी तो किचन की जिम्मेदारी कबीले भर की, एक साथ किचन बनता था। एक बार ऐसा हुआ, कल्पना कीजिए, हम कल्पना ही कर सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने वोल्गा से गंगा में कल्पना ही किया है। 20 कहानियां, जेल के भीतर, तपती हुई धूप, रेतीला इलाका, और एक दिन में एक कहानी। वोल्गा से गंगा लिखी, कोई रेफरेंस नहीं था, दिमाग के भरोसे लिखा। आधा शुरुआती हिस्सा अधिक ऑथेंटिक बना, बाद का हिस्सा बादल की तरह एक ऊंचाई पर जाके तैरता रह सका, पूरे क्षितिज को नहीं चूम सका या पूरे ऊंचाई को नहीं पहुंच पाया। तो वो व्यक्तित्व की, स्मृति की उस दौर तक की सीमाएं थी। अब मातृ प्रधान समाज व्यवस्था से दास व्यवस्था में रूपांतरण जब हुआ तो मनुष्य को अतिरिक्त हाथों की जरूरत थी, जो जानवरों को पाल सके, जो खेतों को, जंगलों को काट करके खेतों में बदल सके, खेतों में कट सके। तो जो कार्य सक्षम शरीर थे, युवा शरीर थे, उनको बचाया गया, उनको बांधा गया, उनको गुलाम बनाया गया। और फिर जो कबीले का सरदार था, पितृ प्रधान समाज व्यवस्था आ जाने के बाद वह और शक्तिशाली होता हुआ सामंत में, राजा में, सम्राट में, महाराज में, जागीरदार में, जमींदार में, तालुकेदार में बदलता चला गया। गांव के मुखिया के तक के रूप में बदलता चला गया। टैक्स वसूलता था, मुद्रा के रूप में, वस्तु के रूप में, सैनिक देता था। युद्ध के समय जब भी सम्राट मांग लेते थे या ऊपर वाला मांग लेता था, जब वो अपने लिए, दूसरे के लिए 1 रुपया मांगते थे तो अपने लिए 5 रुपया जरूर मांगते थे। तो कभी उनके कार खरीदने के लिए पैसा मांगा जा रहा है किसानों से। और क्रूरता इतनी थी कि पत्नी के स्तन से दूध निकलवा ले आओ, या आदेश दिया, और तब पति ने पत्नी को कहा कि तुम, रेखा भगत कहानी उद्धृत कर रहा हूं, तुम मायके जाओ। और उसने मड़ई फूंकी और तलवार लेकर के माल में घुसा और राजा की मूड़ी काट दिया। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ वही हर उस परिस्थिति में होता है जब उत्पीड़ित के पास, शोषित के पास कोई और रास्ता नहीं बच जाता। हम हिंसक नहीं है, हम आत्मरक्षा में हिंसा करने के लिए विवश है। हमारा सब कुछ छीन करके आपने हमको सर्वहारा बना दिया, केवल पेशियां छोड़ दिया, महंगाई इतनी बढ़ा दिया कि मैं ठंडे पानी से नहाना पसंद किया जाड़े भर, ईंधन नहीं खर्च कर सका। गैस सिलेंडर है, किचन है, बच्चे तक अपना नाश्ता नहीं बना सकते क्योंकि पैसे नहीं है। तो उस रूप में आपने हमको उस कोने में फंसा दिया कि दास व्यवस्था सामंतशाही में बदल करके एक तरफ खजाने भुइंधरा में रखे जाने लगे। धनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक, अपने ही खजाने को चोरी करके गंगा के भीतर तलगर में ले जाके रखता है, और चाणक्य का पिता उस खजाने को निकाल करके वीथिका में बिखेर देता है। और तब चंद्रगुप्त मौर्य गण व्यवस्था को तोड़ करके विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए सामंतवाद की पुनर्स्थापना करते हैं, शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य इस रूप में एक ब्राह्मण, एक मौर्य वंश का क्षत्रिय, दोनों मिल करके एक ऐसी सत्ता स्थापित करते हैं जो सातवाहन वंश तक, उसके बाद तक चलती चली जाती है। अब पूंजीवाद का दौर कब आता है? जेम्स वाट याद होंगे आपको। जेम्स वाट समझ रहे हैं? भाप का इंजन। भाप का इंजन। हिंदुस्तान में लोगों ने कहा कि ये भूत भवानी आ रही है। अंग्रेजों ने लोगों को पैसा दिया कि इस पर चढ़ के देखो, कुछ नहीं होगा।
चाय पीने के लिए हाथी पर झूल लटकाया जाता था, झूल माने मोटा कपड़ा दोनों तरफ, प्रचार किया जाता था। और तब लोगों ने चाय पीना शुरू किया। बोले बच्ची से कि आज क्या नाश्ता किया? बोला पाव रोटी और चाय। मैंने कहा दोनों बंद कर दो, रोटी बनाओ, नमकीन रोटी खाओ, खुद बनाओ खुद खाओ, लेकिन नाश्ता करो। बॉडी मास इंडेक्स एक चीज होती है, नहीं रहेगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन, ब्रेन में एनर्जी कहां से जाएगी? कार्बोहाइड्रेट तो मिले, प्रोटीन तो निकल गया भोजन से। तो पूंजीवाद आया जेम्स वाट के बाद। पूंजीवाद ने विकास किया। भारत के उपनिवेश से लूटी गई संपत्ति जब ब्रिटेन में पहुंची तो उनके यहां पुनर्जागरण काल आया, रेनेसां। साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, दर्शन, हर क्षेत्र में उद्योग, वित्त, हर क्षेत्र में आविष्कार हुए, बहुत तेजी से छलांग लगी। और पुनर्जागरण काल के बाद रानी बनी तो रही, लेकिन वो केवल द्वार पूजा का हाथी रह के बन के रह गई। सत्ता पूंजीपति वर्ग के हाथ में पहुंच गई। नेपोलियन सम्राट बना तो, लेकिन नेपोलियन के बाद फ्रांस का क्या हुआ? तो इस रूप में जब पूंजीवादी जनतंत्र आया तो उसने 1% को अमीर बना दिया, 10% को बेरोजगार बना दिया, 99% को गरीब बना दिया और 40% को कंगाल बना दिया। उसके पहले ना अमीरी थी ना बेरोजगारी थी। बेरोजगारी शब्द तो पूंजीवाद के साथ पैदा हुई है। दस्तकारी जरूर थी, पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, पिता का शिल्प पुत्र सीख लेता था, लेकिन रोटी पा जाता था। आज अन्नदाता 800 किसान आंदोलन में मरे, फांसीवाद को तनिको शर्म नहीं आई। अडानी का नाम लेने से मोदी कतराते हैं, चीन का नाम लेने से कतराते हैं। 56 इंच 6 इंच से भी छोटा होकर रह गया। इस रूप में सत्ता और व्यवस्था, सत्ता परिवर्तित होती चली गई, व्यवस्था पूंजीवाद की बनी रह गई। मैं समय क्रॉस कर रहा हूं, 2-4 मिनट और दीजिए। अगर पूंजीवाद आया तो नेगेटिव बन गया। पहले फोटो कैसे खींचा जाता था? नेगेटिव बनता था, फिर उसको पानी में डाल करके धुला जाता था, फिर उसका पॉजिटिव बनाया जाता था। तो जिस वस्तु का नेगेटिव बन गया उसका पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा। पहले कुछ दिनों के लिए बना, पेरिस कम्यून के रूप में फ्रांसीसी क्रांति में बास्तिल का किला लूटा गया, रानी को, राजा को वध किया गया, केवल यह कह देने पर कि रोटी नहीं पा रहे हैं तो केक खा ले। रानी को पता नहीं था कि केक महंगा होता है और काली रोटी सस्ती मिलती है, गरीब केक की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस रूप में अब तो मार्क्स के सामने, पेरिस कम्यून के कम्युनार्डो के सामने कोई मॉडल नहीं था। हमारे सामने तो रूस और चीन की, क्यूबा और वियतनाम की, कोरिया और लाओस की, कंबोडिया की, नेपाल तक की क्रांतियों का प्रमाण है, जीवंत प्रमाण। नेपाल की क्रांति एक सीमा के आगे क्यों नहीं विकसित हो पा रही है, कभी अलग से। तो पूंजीवादी जनतंत्र तक को तोड़ करके समाजवादी जनतंत्र धरती पर स्थापित भी हो चुका और ध्वस्त भी हो चुका। अब जब जो मॉडल एक बार बन गया, क्लोन शब्द का अर्थ समझते हैं? क्लोन, म्यूटेशन का अर्थ समझते हैं? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो अब मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज, उसके बाद एक और चेंज होता है म्यूटेटिव चेंज। आपकी पीढ़ी को विज्ञान कम आएगा, ज्ञान कम आएगा, लेकिन चुनौतियां होंगी, समस्याएं होंगी, समाधान आपकी पीढ़ी को खोजना होगा। आप म्यूटेशन के सहारे, उन्हीं दर्शन के सिद्धांतों के सहारे लाइब्रेरियों में जाएंगे, समय खपाएंगे, मत्था खपाएंगे, सिर से सिर टकराएंगे, गलत लाइन निकलेगी, फिर सही लाइन भी निकलेगी। अंततोगत्वा क्रिएटिव मास लाइन, सृजनात्मक जन दिशा का मॉडल खड़ा करेंगे और
बच्चा, बूढ़ा, बुढ़िया, बकरी, बकरा, गाय, भैंस सहित गांव गांव के लोग आपके 1000-2000 लोगों के पीछे संगठित हो जाएंगे और भारत में जन क्रांति होगी। जन क्रांति होगी तो धनतंत्र नहीं रहेगा। तब क्या होगा उसके बारे में, समाजवादी समाज व्यवस्था क्या होती है, उसमें पूंजीपति वर्ग अस्तित्व में रहता है, लेकिन अमीरी की रेखा खींच दी जाती है। पूंजीपति वर्ग ने धरती की 3 रेखाओं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के अलावा गरीबी की 4थी रेखा खींच दी है। अमीरी की कोई रेखा नहीं है। हम अमीरी की रेखा खींचते हैं और गरीबों को कंगालीकरण से ऊपर उठा देते हैं। मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व होगा, आज पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व है। वो अपनी तानाशाही को तानाशाही नहीं कहता, वो जनतंत्र कहता है, झूठ बोलता है, झूठा है। और हम सच बोलते हैं, हम वाकई जनतंत्र पिरामिड के रूप में नीचे से ऊपर की तरफ नेतृत्व पैदा होगा। महाधिवेशन में महासचिव को भी, अध्यक्ष को भी केवल एक ही वोट होगा और लीडर वही आदमी होगा जो अपनी फील्ड का सबसे बूढ़ा, बुजुर्ग, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट होगा। उसी की सलाह लागू की जाएगी, दस्तखत चाहे किसी का भी होगा। इस रूप में आपके नेतृत्व में अगली पीढ़ी में 5 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि राजकुमार को वह युवक कब गोली मार देगा और विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ट्रिगर पॉइंट पर आप हैं, आपके पास शक्ति है, आपके पास वह बारूद है। आप सत्ता के भीतर घुस करके पेड़ को दीमकों की तरह, चींटियों की तरह चाल सकते हैं ताकि फिर किसी का पैर न कटे। चाणक्य हो, चाहे महाभारत का वह वटवृक्ष हो जिसमें व्यास कहता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास, कि वटवृक्ष को तोड़ना हो तो पहले उसकी प्रॉप जड़ों को काट दो, वो अपने से गिर जाएगा। इस रूप में दोनों में देखिए कितनी पीढ़ियों का अंतर है। 2500-3 साल का अंतर है, 2500-3000 साल का अंतर है, लेकिन उसके बावजूद बात दोनों एक ही कर रहे हैं। तो वही बात मैं आपसे कर रहा हूं कि समाजवादी समाज व्यवस्था कैसी बनेगी, कैसी बनी थी उसको भूल जाइए। स्टालिन को चेका विरासत में मिला था। 5 बार स्टालिन निर्वासित हुए थे, 5 बार निर्वासन तोड़ के मजदूरों के बीच में आके रहे थे। तो जो वो गढ़ते रोमन गुलामों की तरह, स्पार्टकस की तरह, वो रोमन सेनाओं की तरह ही युद्ध बनाना सीख सकते थे, थोड़ा विकसित। लेकिन आप स्टालिन से विकसित पीढ़ी है, आप माओ से विकसित पीढ़ी है, आप ब्रजेश तिवारी से भी विकसित पीढ़ी है। तो आप जो गढ़ेंगे वो और विकसित चीज होगी, मॉडल होगा। वो मॉडल इतना विफल नहीं होगा जितना मेरा विफल है। इस रूप में समाजवादी समाज, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी, व्यक्तिगत मालिकाना नहीं रहेगा। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत मालिकाना नहीं रहेगा, व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी। परिवार रहेगा, लेकिन पत्नी, वेश्यालय बंद हो जाएंगे, लड़कियां खरीदी बेची नहीं जाएंगी। सभी बच्चों को पढ़ने का, सभी नौजवानों को काम करने का, सभी बुढ़ों को इलाज का हक होगा, मैसर होगा, व्यवस्था की जाएगी। और वो व्यवस्था इन नेताओं के पेंशन और भत्ते को, इनके युद्ध के खर्चों को, युद्ध की एक एक मशीन उतने की आती है जितने में कि एक विश्वविद्यालय खुल जाए। तो उससे हम एक नई चीज बनाएंगे। उसके बारे में साम्यवादी समाज क्या होगा उस पर हम अलग से बात करेंगे, जब न वर्ग होगा, न राजसत्ता होगी, न वर्ग संघर्ष होगा। केवल नए और पुराने का, सही और गलत का, उचित और अनुचित का, न्याय और अन्याय का अंतर्विरोध बचा रह जाएगा। मेरी बात पूरी हुई? कोई सवाल पूछना हो किसी को? 2 मिनट समय ज्यादा लग गया, माफ कीजिएगा। 8 मिनट ज्यादा लग गया। कितना हम लोगों ने बेहतरीन सुना। बाबू किसी का कोई सवाल?
सर सवाल तो सर मैं बहुत कम पढ़ा हूँ मार्क्सिज्म को, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जैसे क्या क्रांति को अध्यारोपित किया जा सकता है? हालांकि आपने इसको नहीं किया एक जा अच्छे सकता। तरीके से क्रांति को आरोपित नहीं किया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी तक जीतते हुए रूसी चले गए थे और हर देश में कम्युनिस्ट पार्टी का राज आ गया। क्या रह गया? क्या अंदर से पक के पैदा हुआ था? नहीं। क्लोन तो आप बना सकते हैं, लेकिन क्लोन क्या ओरिजिनल बन जाएगा? फोटो स्टेट कॉपी क्या ओरिजिनल बन जाएगी? नहीं, वो तो परिस्थितियां पे निर्भर तो अंदर से विकास होगा, समाज का विकास होगा, हर मस्तिष्क का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, तभी क्रांति होगी। उसके पहले नहीं होगी। हुई तो टूट जाएगी। 1905 की रूस की क्रांति की तरह, 1857 के भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम की तरह। वो पराजित होने के लिए अभिशप्त होगा। उस शिशु का गर्भपात होगा या शैशवावस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो क्या ये विकास के साथ होगा या विकास के साथ जो विकास के चरम बिंदु पर पहुंच करके, जैसे मैंने आपको बताया कि एटम दौड़ रहा है, संलयन विलयन जारी है सूरज में। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से प्रोटॉन के टकराने के बाद एटॉमिक विखंडन होता है। उस एटॉमिक विखंडन की परिस्थिति के आने के पहले तक दोनों अगल बगल के एटम अगल बगल चलते रहेंगे, मॉलिक्यूल के रूप में एक साथ रहेंगे। सोडियम अलग नहीं रह सकता, क्लोरीन अलग नहीं सकती, सोडियम क्लोराइड रहेगा। और जब टकराएंगे तो टकराएंगे नक्षत्र निकर। रश्मिरथी को याद कीजिए। इस रूप में याचना नहीं अब रण होगा, दुर्योधन तू कारण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। रे रे दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे। तो वह बिंदु आने तक कृष्ण को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। दुर्योधन भी कुछ नहीं कर सकता। महाभारत पहले दिन नहीं पैदा हुआ। लड़े दो, शकुनी और कृष्ण, लेकिन 18 अक्षौणी खप गई। लड़ाई बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। बात क्लियर हुई? जी सर, जी सर। अंदर से विकास होता है बाबू, बाहर से केवल मदद होती है। जी सर, जैसे फिर इसमें एक चरण ऐसा भी लगता है, जैसे जो अध्यारोपित मॉडल है, वो दोनों मॉडल के जो बिखरने की कहानी है, जिस तरीके से बिखरा, तो क्या बाद में जो ये साम्यवाद की जो परिकल्पना है, हाँ। उस साम्यवाद जब फलीभूत हो जाए, हाँ। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट चूंकि रुक जाता है इस प्रक्रिया के हो जाने के बाद, संभावना होती है कि ये रुक ही जाए। नहीं, रुकता नहीं है बाबू, और तेज हो जाता है। तो कोई भी चीज रुकती नहीं है। जब अनुकूल परिस्थिति पाती है तो विकास की गति बढ़ जाती है। ठीक है? तो एक उदाहरण और दे देना बेहतर होगा। चे गुवेरा 4 देशों में लड़े, चौथे देश में क्रांति आरोपित करने गए थे और शहीद हुए, बोलीविया में। तो क्रांति आरोपित नहीं होती, क्रांति अंदर से विकसित होती है। भारत की क्रांति का नेता, हमारा अध्यक्ष, चीन का अध्यक्ष माओ नहीं हो सकता, चारू मजुमदार का नारा गलत था। हमारा अध्यक्ष भारत की जमीन में पैदा होगा, भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश पृष्ठभूमि से लैस होगा, तब वो भारत की जनता का नेतृत्व करेगा। स्टालिन चीन का नेतृत्व नहीं कर सकते थे, इसलिए माओ को नई नीति, नौजनवादी क्रांति की विकसित करनी पड़ी। उसके बारे में कभी कहानी सुना दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। जी सर। बहुत संक्षेप में करने की कोशिश किया, विलंब के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं सर, विलंब बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए भी नहीं थी। बच्चों की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस समय लगभग सभी क्षेत्रों में इंटरनेट की दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है।
स्वदीप सर भी जो सुबह की क्लासेस इस वजह से बार जी बार जो है उनकी ब्रेक हो रही है। और जी मैं एक सूचना भी दे दूं कि मैं चाहता हूं कि स्वदीप सर का 25 तारीख के बाद ही कोई क्लास लगे। तो अगर स्वदीप सर बीच में क्लास लेना भी चाहेंगे तो मैं उनको रोक दूंगा। इस बीच में जी मेरी क्लासेस शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे बदस्तूर जारी रहेंगी। सुबह 10 बजे मैं चाहूँगा कि सर की जो है पढ़ने की शैली और याद रखने की वैज्ञानिक शैली का जो है क्लासेस चलता रहे। तो सर आप कल से लेना चाहें तो कल से, या फिर परसों से अगर हम इसे रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जब आप बच्चा लोगों को सुविधा हो कल मुझे बता सुबह दीजिएगा, इन्फॉर्म मैं कर देता हूँ तुरंत तो उपलब्ध बच्चे कर तैयार दूंगा। रहेंगे। परसों से जो है इस क्लास को हम लोग ले सकेंगे। और इस क्लास को मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा, क्योंकि अब मैं लखनऊ में ही हूँ तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड करता अच्छा रहूँगा। और मंथ एंड में सर मेरी आपसे मुलाकात होगी, मैं आपसे समय ठीक लेकर के आजमगढ़ जरूर रहूँगा। ठीक तो है। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते।